Easy Mad. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नुमान साजिद। आप सभी का स्वागत है इजी मैड चैनल पे। तो आज हम सब पढ़ेंगे एनाटॉमी, और एनाटॉमी के अंदर भी हम सब शुरू करेंगे जनरल एनाटॉमी से। और जनरल एनाटॉमी के अंदर जो सब टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इस इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बेसिकली हम सब मेन 4 बातें पढ़ेंगे। जो पहली बात पढ़ेंगे वो हम सब पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडी पोजीशंस। डिफरेंट बॉडी पोजीशंस का क्या नाम रहता है, उनके क्या फीचर्स रहते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। जो दूसरे नंबर पे हम सब पढ़ेंगे वो रहेंगे डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लेन्स। हम सब देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लेन्स हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट हिस्सों में बांट देती है। तीसरे नंबर पे हम सब जो पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि एनाटॉमी में लगातार यूज होते हैं, उनका क्या मतलब रहता है, उनको कैसे पहचानते हैं। चौथे नंबर पे हम सब पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इनका क्या मतलब रहता है। और पूरी एनाटॉमी में इन टॉपिक्स का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि कहीं पे भी उसको डिस्क्राइब करके नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ये टर्म्स लिखे रहेंगे और आपको पहचानना रहेगा कि इसका क्या मतलब आपको ये आना चाहिए ऑलरेडी। तो जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है बॉडी पोजीशंस। हम सब बॉडी पोजीशंस को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारी रहती है एनाटॉमिकल पोजीशन, दूसरी हमारी रहती है सुपाइन पोजीशन, तीसरी हमारी रहती है प्रोन पोजीशन, चौथी हमारी रहती है लिथोटोमी पोजीशन। कौन सी 4 मेन पोजीशंस होती हैं? सबसे पहले हमारी रहती है एनाटॉमिकल पोजीशन, दूसरी हमारी रहती है सुपाइन पोजीशन, तीसरी हमारी रहती है प्रोन पोजीशन, चौथी हमारी रहती है लिथोटोमी पोजीशन। अच्छा, इन पोजीशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अपना देखिए, जब कभी भी हमें इन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना रहता है तो हमें 4-5 बातों का ध्यान रखना रहता है। जब कभी भी हमें इन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना रहता है तो हमें 4-5 बातों का ध्यान रखना रहता है। जो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी रहती है वो पर्सन का स्टेट क्या है। पर्सन का स्टेट, पर्सन का स्टेट का मतलब है कि पर्सन हमारा खड़ा है, बैठा है, लेटा है, किस तरीके से, किस स्टेट में हमारा पर्सन। जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी रहती है, हमारे फेस और आईज का डायरेक्शन, फेस या आईज का डायरेक्शन, हमारे फेस या आईज का डायरेक्शन। जो तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी रहती है, हमारे आर्म्स किस तरीके से हैं, हमारे आर्म्स किस तरीके से हैं, और हमारे पाम का डायरेक्शन, और हमारे पाम का डायरेक्शन, पाम का डायरेक्शन। पहली क्या चीज़, पर्सन किस स्टेट में है, खड़ा है, बैठा है या लेटा है। दूसरी क्या चीज़, हमारी फेस और आइज का डायरेक्शन क्या है। तीसरी क्या चीज़, हमारे आर्म्स किस तरीके से हैं और हमारे पाम्स का डायरेक्शन क्या है, पाम्स का डायरेक्शन क्या है। चौथी क्या चीज़ रहती है, हमारे टोस का डायरेक्शन और फीट का स्टेट, टोस डायरेक्शन, टोस का डायरेक्शन एंड फीट का स्टेट। मतलब हमारे टोस का डायरेक्शन किधर है और हमारे फीट कैसे हैं, अटेंशन की पोजीशन में है कि फैले हुए हैं कि किस तरीके से। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रख के हम सब सारी पोजीशंस को, सारी बॉडी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली पोजीशन आती है वो हमारी रहती है एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसा कि आप सब डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसमें क्या रहता है, पर्सन का स्टेट क्या रहेगा। सबसे पहली बात क्या ध्यान देनी रहती है, पर्सन का स्टेट, पर्सन का स्टेट। तो इसमें पर्सन का स्टेट क्या रहेगा, स्टैंडिंग स्ट्रेट, पर्सन कैसा है, खड़ा है, और वो भी कैसे, सीधा खड़ा है, ठीक है। दूसरी क्या बात ध्यान देनी थी, हमारे फेस या हमारे आईज का डायरेक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। इस केस में कौन सी बात हो रही है, एनाटॉमिकल पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है।
और आर्म्स किधर रहेंगे, साइड ऑफ बॉडी में रहेंगे, ना ऊपर रहेंगे ना पीछे रहेंगे ना नीचे रहेंगे, किधर रहेंगे, साइड ऑफ बॉडी में रहने चाहिए हमारे आर्म्स, ठीक है, साइड ऑफ बॉडी में रहने चाहिए। हमारे पाम्स का क्या डायरेक्शन रहना चाहिए, सामने की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ रहना चाहिए। फिर चौथी बात हमने क्या देखनी थी, हमारे फीट का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, फॉरवर्ड रहना चाहिए, और फीट का स्टेट क्या रहना चाहिए, टुगेदर रहना चाहिए, मतलब जुड़े हुए रहने चाहिए। इस डायग्राम में थोड़ा सा गलत है, असल में ये जुड़े हुए होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। अच्छा, इधर मैंने आईज का डायरेक्शन बताया, हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आईज का डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो फेस का डायरेक्शन भी फॉरवर्ड रहेगा, हाँ, जाहिर सी बात है। तो अगली जो हमारी पोजीशन आ जाती है वो हमारी रहती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में फिर से वही 4 बातों पे हम सब ध्यान देंगे। सबसे पहले पर्सन का स्टेट, पर्सन कैसे है, लाइंग ऑन बैक, अपने पीछे के बल पे लेटा रहता है। दूसरी बात क्या ध्यान देते हैं हम सब, फेस का डायरेक्शन, फेस या आइज का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है। क्यों, असल में ये जो हम आइज का डायरेक्शन बताते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट बताते हैं, मतलब ये ऑर्बिट का बेसिकली डायरेक्शन बताते हैं, आइज का नहीं रहता है। अब बहुत से लोग वरना फिर ये कहेंगे कि देखो मेरा फेस सामने है लेकिन मैं आंखें ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी आइज का डायरेक्शन इधर है, मेरे फेस का डायरेक्शन इधर है। ऐसा नहीं है, हमेशा आइज और फेस का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। तो मतलब आप चाहे फेस का डायरेक्शन बोलो चाहे आइज का डायरेक्शन बोलो, बात सेम है, ठीक है। तो इस केस में सुपाइन पोजीशन में पर्सन लेटा रहता है, और कैसे लेटा रहता है, बैक के बल पे, अपने बैक के बल पे लेटा रहता है, ठीक है। आर्म्स की क्या डायरेक्शन रहती है, साइड में रहते हैं, और पाम इस केस में कैसा रहता है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फेस कैसा रहेगा, फेस या आइज कह लो, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी, ठीक है। टोज का क्या डायरेक्शन रहेगा, टोज भी हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे, और फीट टुगेदर रहेगी। इसमें भी थोड़ी डायग्रामेटिकल मिस्टेक है, फीट टुगेदर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली हम पोजीशन पे आ जाते हैं, प्रोन पोजीशन पे। इसमें हमारा पर्सन चेस्ट और अपने एब्डोमेन के बल पे लेटा रहता है, और इसके फेस का डायरेक्शन किधर रहेगा, डाउनवर्ड्स, इसके टोज का डायरेक्शन किधर रहेगा, वो भी डाउनवर्ड, ठीक है। पर्सन हमारा चेस्ट और एब्डोमेन के बल पे रहता है, हमारा मतलब ये पूरा जो हमारे ट्रंक के बल पे रहता है, ठीक है। ये जो चेस्ट है और एब्डोमेन के बल पे हमारा पेशेंट लेटा रहता है, पर्सन का स्टेट हो गया, और हमारे फेस का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाता है, और टो का डायरेक्शन भी हमारे डाउनवर्ड्स हो जाता है। फेस का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और टोस का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो जाता है। अगली हमारी पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। इसमें क्या होता है, पर्सन अपने पीठ के बल तो होता है लेकिन उसके लेग्स रेज्ड होते हैं, एक सपोर्ट के जरिए उसके लेग्स रेज्ड होते हैं, और इसके जो फीट रहते हैं वो सपोर्टेड रहते हैं, स्ट्रैप से बंधे रहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पर्सन जो हमारा है अपने बैक के बल पे है लेकिन लेग्स इसके अपवर्ड हैं, और जो इसके फीट हैं वो स्ट्रैप से बंधे रहते हैं। और यही पोजीशन यूज होती है डिलीवरी ऑफ बेबी में। इसी पोजीशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है जब कभी भी डिलीवरी होती है बेबी की। अच्छा, अब इन एनाटॉमिकल पोजीशंस का मतलब ये बॉडी पोजीशंस का इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, इम्पोर्टेंस ये है कि मान लो आप कहीं वार्ड में हो, आप ड्यूटी कर रहे हो और आपका जूनियर भी है, अब कोई पेशेंट आया, अब आपको उसे एग्जामिन करना है एनाटॉमिकल पोजीशन में। अब मान लो आपको ये वर्ड, ये टर्म नहीं पता है एनाटॉमिकल पोजीशन, और आपके जूनियर को भी नहीं पता है। अब आप उससे बोलोगे पहले इसे खड़ा करो, नहीं अब इसके हाथ किनारे करो, अब इसके क्या कहते हैं पाम सीधे डायरेक्शन में करो, इसकी गर्दन भी सीधी करो, तो उससे बढ़िया आप सीधे एक वर्ड बोल सकते हो ना, इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कर दो। ये बात आपको भी पता है, उसे भी पता है, वो तुरंत उसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा कर देगा और आप उसे आराम से एग्जामिन कर लोगे। इसी तरीके से मान लो कोई पेशेंट आया डिलीवरी के लिए, अब आप बोल रहे हो कि उसे लिटा दो, अब पहले वो पेट के बल पे लिटा रहा है, फिर उसके बाद किनारे करके लेटा रहा है, उससे बढ़िया आप सीधे बोलोगे लिथोटोमी पोजीशन। उसने भी पढ़ रखा है, आपने भी पढ़ रखा है, आपने लिथोटोमी पोजीशन बोला, वो सीधे इसी पोजीशन में ले आएगा और आराम से डिलीवरी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी पोजीशन जिसमें हमने 4 पोजीशंस पढ़ी, एनाटॉमिकल पोजीशन,
सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन, जो कि डिलीवरी के वक्त यूज होती है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है एनाटॉमिकल प्लेन्स। कुछ डिफरेंट प्लेन्स रहती हैं जो कि बॉडी को डिफरेंट तरीके से डिवाइड करती है। कोई कोई लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करती है, कोई कोई अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करती है, कोई प्लेन एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो अब हम सब इन्हीं प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो प्लेन्स हैं ये सारी स्टडी की जाती हैं कब, जब भी पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा रहता है। ये सारी प्लेन रेफरेंस मान के की जाती हैं कब, जब भी पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा रहता है। दीज प्लेन्स आर विद रेफरेंस टू एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम में भी क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करने के बाद ही सारी प्लेन्स काटी गई हैं। तो जो प्लेन्स हम सब पढ़ने वाले हैं वो कौन सी मेन प्लेन्स हैं? पहली हमारी रहने वाली है सजाइटल प्लेन, दूसरी हमारे रहने वाली है कोरोनल प्लेन, तीसरी हमारे रहने वाली है ट्रांसवर्स या जिसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह देते हैं। कौन कौन सी प्लेन रहने वाली है? सबसे पहली सजाइटल, दूसरी कोरोनल, तीसरी ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। सजाइटल प्लेन वो प्लेन होती है जो कि बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे। कोई ऐसी प्लेन कुछ इस तरीके से जो कि बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे, उसी को सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, वो सजाइटल प्लेन जो कि बॉडी को इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करे, वो सजाइटल प्लेन जो कि बॉडी को इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करे, उसे हम मीडियन प्लेन बोल देते हैं। यानी अगर हम सब कुछ इस डायरेक्शन में डिवाइड करें तो ये भी सजाइटल प्लेन है, ये भी सजाइटल प्लेन है और ये भी सजाइटल प्लेन है, मगर बीच वाली जो रहती है, जो बॉडी को इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर देती है, उसे हम सब क्या नाम दे देते हैं? मीडियन प्लेन। ठीक है, अगली हमारी जो प्लेन आती है वो होती है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन हमारी क्या रहती है? इस सजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है। मतलब सजाइटल प्लेन कुछ यूं है तो कोरोनल प्लेन कुछ यूं रहेगी, और कोरोनल प्लेन हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट। और ये हमेशा परपेंडिकुलर किससे रहती है? किससे परपेंडिकुलर रहती है कोरोनल प्लेन? हमारी सजाइटल प्लेन से। अगली जो हमारी प्लेन आती है वो हमारी रहती है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहती है। हमारी ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कुछ इस तरीके से रहती है, और ये हमारी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर देती है। हमारी जो ट्रांसवर्स प्लेन रहती है ये परपेंडिकुलर रहती है दोनों से, सजाइटल और कोरोनल प्लेन से। हमारी सजाइटल प्लेन कुछ यूं हो गई, हमारी कोरोनल प्लेन कुछ यूं हो गई, और हमारी ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कुछ यूं हो गई। ये दोनों के परपेंडिकुलर रहती है हमारी सजाइटल और कोरोनल प्लेन से। कौन सी? हमारी ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, और ये किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? सुपीरियर और इंफीरियर। यानी तीन प्लेन्स हमने क्या क्या पढ़ी? पहली पढ़ी सजाइटल प्लेन जो कि लेफ्ट और राइट पार्ट में बांट रही थी, और सजाइटल प्लेन में जो बिल्कुल इक्वल हाफ में बांट दे रही थी वो सजाइटल प्लेन जो कि इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में बांट दे रही थी, उसे हम सब मीडियन प्लेन कह दे रहे थे। दूसरी प्लेन हमने क्या पढ़ी? कोरोनल प्लेन जो कि सजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में बॉडी को बांटती है, कोरोनल प्लेन। तीसरी हम सब ने क्या पढ़ी? हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन, ये बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में बांटते हैं, और ये दोनों प्लेन्स यानी सजाइटल और कोरोनल प्लेन के परपेंडिकुलर होती। हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। पहला बॉडी की पोजीशंस, दूसरी एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब तीसरे पे हम सब जाने वाले हैं जो है बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि यूज होती हैं हमारी बॉडी में। इस डायग्राम में इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझाने के लिए ज़्यादातर चीज़ें दिखा दी गई हैं। इस डायग्राम में इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझाने के लिए ज़्यादातर चीज़ें दिखा दी गई। सबसे पहला जो हमारा रहता है मीडियल और लेटरल। जो पहली टर्मिनोलॉजी हमारी आती है मीडियल और लेटरल। देखो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज रहती हैं हमारी, ये किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रहती हैं। मतलब ये टर्मिनोलॉजीज रिस्पेक्टिव रहती हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब किसी के रिस्पेक्ट में रहती हैं। ये खुद में इनकी डेफिनेशन कभी नहीं बनाई जा सकती। जैसे कि मीडियल और लेटरल के केस में हम सब देखें तो मीडियल जो हमारा, जैसे हम बॉडी को
मिड लाइन जो हमारी मिड सैजिटल प्लेन रहती है या मिड लाइन जिसे हम सब कह लें, अगर कोई भी पार्ट हमारा उसके पास में है, मिड लाइन के पास में है, तो हम सब उसे मीडियल कह देते हैं। और कोई भी पार्ट जो कि हमारा मिड लाइन से दूर है तो हम उसे लेटरल कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी क्लैविकल बोन यहाँ पे होती है, ठीक है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लैविकल बोन। अब क्लैविकल बोन जो कि मिड लाइन के पास में है, वो पार्ट क्लैविकल बोन का जो कि मिड लाइन के पास में, उसे मीडियल पार्ट कह देते हैं। मिड लाइन तो बीचों बीच रहेगी ना, मिड सैजिटल प्लेन, हाँ, मिड लाइन हमारे बीचों बीच रहेगी, ठीक है। वो पार्ट क्लैविकल का जो मिड लाइन के पास रहता है उसे हम मीडियल पार्ट कह देते हैं क्लैविकल बोन का। वो पार्ट जो हमारा मिड लाइन से दूर रहता है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, उसे हम सब लेटरल पार्ट कह देते हैं। यानी मीडियल और लेटरल टर्म रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बोले जाते हैं? हमारे मिड लाइन के रिस्पेक्ट में। अब इसी तरीके से हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर होता है, सुपीरियर और इंफीरियर हमारा होता है। सुपीरियर मतलब हेड के पास, जो भी रीजन्स हेड के पास आएंगे उन्हें सुपीरियर बोलेंगे, और इंफीरियर जो भी रीजन्स हमारे फुट के पास आएंगे, जो भी रीजन्स हमारे फुट के पास रहेंगे हम उन्हें इंफीरियर बोलेंगे, जो भी रीजन्स हमारे हेड के पास आएंगे हम उन्हें सुपीरियर बोलेंगे। अब अगला हमारा आता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अच्छा, ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड्स हैं ये हमारे लिम्स में यूज होते हैं, मतलब अपर लिम मतलब आर्म, फोर आर्म और ये थाई, लेग, इन सब में यूज होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रॉक्सिमल और डिस्टल है ये हमारे लिम्स में यूज हुआ जाता है। और किसके रिस्पेक्ट में? अपर लिम में जो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल के लिए, अपर लिम में जो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है वो होता है हमारा शोल्डर जॉइंट, ये हमारा शोल्डर जॉइंट। और लोअर लिम में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट माना जाता है वो हमारा होता है हिप जॉइंट। हमारा कौन सा जॉइंट होता है? हिप जॉइंट। तो अगर मैंने बोला अपर लिम में कि प्रॉक्सिमल, इसका मतलब वो शोल्डर जॉइंट के पास में होगा। और मैंने अगर लोअर लिम में बोला प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, तो किसके पास? तो लोअर लिम में ये हिप जॉइंट के पास होगा और अपर लिम में शोल्डर जॉइंट के पास। डिस्टल मतलब होता है दूर, डिस्टल मतलब होता है दूर। तो मैंने अगर अपर लिम में डिस्टल बोला, इसका मतलब हमारा शोल्डर जॉइंट से दूर। और अगर मैंने लोअर लिम में क्या कहते हैं डिस्टल बोला, तो इसका मतलब हमारा हिप जॉइंट से दूर। तो क्या रेफरेंस पॉइंट माना जाता है हमारे लिम्स में? ऊपर अपर लिम में माना जाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट किसे? शोल्डर जॉइंट को। और लोअर लिम में हमारा रेफरेंस पॉइंट माना जाता है किसे? हिप जॉइंट को। तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल मोस्ट कॉमन यूज फॉर अपर एंड लोअर लिम्स, अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है। अपर लिम टूवर्ड्स शोल्डर जॉइंट, ठीक है। लोअर लिम टूवर्ड्स हिप जॉइंट, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट माना जाता है क्या? शोल्डर जॉइंट को, हिप जॉइंट को, ये रेफरेंस माना जाता है शोल्डर जॉइंट को और हिप जॉइंट को, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मतलब क्या होगा? टूवर्ड्स शोल्डर जॉइंट। यानी मैंने बोला मेरे हाथ में प्रॉक्सिमल एरिया में दर्द हो रहा है, तो क्या दर्द पाम की तरफ हो रहा होगा कि बाइसेप्स ब्रेकाई की तरफ हो रहा होगा? बाइसेप्स ब्रेकाई की तरफ हो रहा होगा। प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके रिस्पेक्ट में पास? शोल्डर जॉइंट के पास। शोल्डर जॉइंट के ज़्यादा नज़दीक क्या है? बाइसेप्स ब्रेकाई है ना, इन कंपैरिजन टू पाम। तो इसी तरीके से हम सब प्रॉक्सिमल और डिस्टल को लोअर लिम में भी डिफाइन करते हैं। अब इसी तरीके से हम सब बांटते हैं पार्ट को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम दूसरा नाम दे देते हैं वेंट्रल एंड डॉर्सल, ठीक है। मतलब एंटीरियर वो पार्ट हो गया, मान लो हम सब कोरोनल प्लेन कोरोनल प्लेन से हम सब बॉडी को डिवाइड करें, ठीक है, तो वो पार्ट जो आगे की तरफ आएगा वो एंटीरियर पार्ट होगा या वेंट्रल पार्ट होगा। मतलब जो भी पार्ट हमारा सामने की तरफ है वो एंटीरियर पार्ट है, और जो भी पार्ट हमारा पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर पार्ट है, डॉर्सल पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा होता है सुपरफिशियल पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट को वो पार्ट कहते हैं जो हमारी स्किन के पास रहता है, और मान लो मैं अपनी स्किन हटाऊं और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाऊं, मतलब कोर की तरफ जाऊं, अपने सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ जाऊं, तो उसे डीप पार्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो,
तो स्किन मेरा सुपरफिशियल एरिया में आया, फिर मैंने मान लो स्किन हटाई, मुझे लंग्स दिखेंगे, तो ये सब धीरे धीरे मैं डीप पार्ट की तरफ जाऊंगा, मतलब बॉडी के सेंटर में जाते जाते डीप पार्ट आने लगते हैं। तो इस तरीके से सुपरफिशियल और डीप होता है। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, फिर से इसमें मिड लाइन का यूज होता है, ठीक है। हम एक मिड लाइन यूज करते हैं, और इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड। अब जैसे मान लो मैंने बोला मेरे सर में राइट साइड में एक दर्द हो रहा है हल्का सा, मेरे सर में राइट साइड में हल्का सा दर्द हो रहा है। अब मैंने बोला मेरे इप्सिलेटरल साइड पे मेरे हैंड के फिंगर में भी दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड लाइन के जिस साइड पे है तुम्हारे सर पे दर्द हो रहा है, उसी सेम साइड पे तुम्हारे हाथ के फिंगर पे भी दर्द हो रहा है। इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड पे, और मिड लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, यानी मिड लाइन के जो सेम साइड में दर्द हो रहा होगा वही होगा। उसी तरीके से कॉन्ट्रालेटरल होता है मतलब अपोजिट साइड में, यानी मैंने बोला मेरे सर में राइट साइड में तो दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कॉन्ट्रालेटरल साइड पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब मिड लाइन के दूसरी वाली साइड पे हाथ में दर्द हो रहा होगा, अपोजिट साइड होती है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में और भी कुछ बातें बची हैं, कुछ बेसिक टर्म्स बचे रहेंगे ऑस्टियोलॉजी के, और बॉडी मूवमेंट्स बचे रहेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सके, एनाटॉमी को आसान तरीके से समझ सके। अगर आपको ये आसान लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इसके बारे में बताइए, जिससे वो भी आराम से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।